में लिख नहीं पाओगे। तो बच्चे वो सबको याद रखने के चक्कर में एक को याद नहीं रख पाते। इसलिए अगर तुम इतना तर्क दे दो कि आईने अकबरी जैसी कोई ऐसी पुस्तक उपलब्ध नहीं है सल्तनत काल में जो सल्तनतकालीन अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रकाश डाल सके। दूसरा, हमने कहा कि एक्चुअली ब्रिटिश और भारतीय विद्वानों के बीच मुगल अर्थव्यवस्था के स्वरूप को लेकर काफी विवाद चला। इसका कारण कहीं न कहीं ब्रिटिश साम्राज्यवादी लेखक की यह महत्वाकांक्षा रही कि हम यह सिद्ध कर सकें कि अगर ब्रिटिश शासन काल में अर्थव्यवस्था मुगल काल से खराब नहीं थी तो कम से कम मुगल काल से अच्छी भी नहीं थी। इतना लंबा चौड़ा अगर नहीं आपको ध्यान रहेगा तो जो कुछ भी आप लिखना चाहो कि इन दोनों के बीच मुगल अर्थव्यवस्था के स्वरूप को लेकर काफी विवाद चला और इसका वजह कहीं न कहीं मुगल ब्रिटिश के द्वारा यह सिद्ध किया जाना था कि मुगल अर्थव्यवस्था पिछड़ी अवस्था में थी। अब इसके बाद ये फैक्टर करने के बाद तब तुम आते हो कि भाई मुगल कालीन अर्थव्यवस्था को प्रेरित करने वाले कौन से कारक थे। उस संदर्भ में भी आपको दो कारकों की हमने चर्चा की है कि मुगल कालीन अर्थव्यवस्था को प्रेरणा देने वाले, जिस कारण से इस काल में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला, तो ये प्रेरणा देने वाले दो कारकों की हमने चर्चा की है। कितने लोगों को ये दो कारक याद है? तुम्हारा हाथ कुछ कॉन्फिडेंस से नहीं उठा हुआ, ऐसे दोनों कारक तुम ही बताओ, है ना? क्यों हाथ उठाया? समझ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि दो तरह का जेस्चर होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। दो कारक है। एक कारक है कि मुगल साम्राज्य एक ऐसे समुद्री राक्षस की तरह था जिसके पास अपार संसाधन चाहिए थे, और दूसरा कारक है यूरोपीय कंपनियों ने 17वीं सदी में एक प्रकार की व्यापारिक क्रांति ला दी। ओके, अभी दो कारक होने के बाद तब तुम मुड़े कृषि अर्थव्यवस्था की तरफ। तो कृषि अर्थव्यवस्था में दो पहलू, एक तो ओवरऑल भारत की मिट्टी की विविधता है, जलवायु संबंधी कारक है। मुगलों के द्वारा सिंचाई के विकास के जो कदम उठाए गए उस पर तुमने फुल फ्लेज टिप्पणी ही लिखी। उसके बाद आपने फसलों के प्रकार के बारे में लिखा कि अबुल फजल ने कितने फसलों की चर्चा की है, रबी और खरीफ में 17 से 19 और फिर 17 से 21, कहीं कहीं 39, कहीं 44। उसके बाद आपने यह भी देखा कि उस काल में फसलों की विविधता कैसे रही, खाद्यान्न गैर खाद्यान्न फसलें और जो फसलों की विविधता है। तो फसलों की विविधता पर भी आपने एक उसका बागवानी फसल, 3 प्रकार की जो फसलें हैं, जब वो क्वेश्चन पूछ देते हैं तब नॉर्मली लोगों को पता चलता है। तो कृषि अर्थव्यवस्था में आपका हो गया। कृषि अर्थव्यवस्था में तुमने एक तरह से कृषि संबंधों को भी देखा, तो जमींदार वर्ग, मध्यवर्ती किसान और निम्न स्तरीय किसान, और उनके संबंधों में क्या बदलाव आया। क्या बदलाव आया? आर यू गेटिंग दिस? कि उनके संबंधों में जो बदलाव आया, जो कृषि संरचना है, कृषि संरचना को प्रभावित करने वाले कौन से कारक थे? तो एक तो मुगलों की राजस्व व्यवस्था है, उसने कृषि संरचना को प्रोत्साहित किया। जैसे ये आप कृषि संरचना है, अब तो कल मुझे आर्किटेक्चर दिखाना है जिसका ठीक होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आर्किटेक्चर दिखाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तो रासो तो उसको भेज देना। अब एक कृषि संरचना या कृषि संरचना की जगह आपको बेहतर है ग्रामीण संरचना। तुम लोग काम करो तो कोई नहीं, अपने मेमोरी से जैसे नीचे ऊपर से हम लाएंगे तो इसको सबसे नीचे जो तुम्हारा पेज का जो निचला हिस्सा है वहां पर लिखो, नहीं बीच के पेज के मिडल हिस्सा पर लिखो ग्रामीण संरचना। वो आशुतोष ये जरूरी इसलिए है कि कल हमको आर्किटेक्चर दिखाना है, आज भी हमें दिक्कत हो रही है, तो उससे बात करो, स्पष्ट पूछो। अगर वो आ सकता है तो आ सकता है, नहीं तो कोई अल्टरनेटिव खोज के आज इवनिंग तक ये होना जरूरी है। हाँ, है ना, उसको थोड़ा सा आज लग जाओ इसी पर प्रायोरिटी में। तो यहाँ पर आपने देखा ग्रामीण संरचना, इसमें एक तरह से मिडल में लाओ, और ग्रामीण संरचना में ऊपर से नीचे तक यहाँ दे दो जमींदार
नहीं, अब लिखा हुआ है उसकी चिंता आप छोड़ दो ना। मैंने ही आपको दिया है तो मुझे तो पता है ये क्या लिखा है। 10 बार लिखोगे तो 10 बार याद होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप ये मत कहो कि लिखा हुआ है जमींदार, उसके बाद यहां आप लिख दो खुद कास्त, खुद कास्त ही है ना, और उसके नीचे आप क्या लिख रहे हो, पाही कास्त। पाही कास्त, और पाही कास्त के बाद क्या लिखते हो, मुजारियान। और मुजारियान के नीचे भी जाते हो ना, क्या जाते हो, मुजारियान के बाद दूसरा एरो डालो, नीचे एरो डालो। ऊपर देखने की जरूरत नहीं, बिना देखे हुए लिखो। मिडल पार्ट में संरचना लिखना ताकि नीचे तक आ जाए। मुजारियान को कृषक मजदूर लिख दो। एक मिनट और भी आसुतोष को भेजना, 1 मिनट और भेज देना। मुजारियान, उसके बाद कृषक मजदूर लिख दो। और कृषक मजदूर लिख दिया। हाँ। अब ऊपर यहां पर प्रभावित करने वाले कारक, बीच में जगह छोड़ दो, बीच में मुझे कुछ लिखना पड़ेगा, सबके ऊपर लिख देना। देखो मेरा प्लान ये है कि सीधे डायग्राम आएगा और ये संरचना पर प्रभाव को दिखा देगा कि किस किस से संरचना पर प्रभाव पड़ रहा है, तुमको याद हो जाए। वैसे अगर मैं पूछूंगा तो तुम लोगों की चोरी पकड़ी जाएगी, याद नहीं होगा। जो तुम लिख नहीं सकते हो नहीं जानते हो, प्रिंसिपल बनाओ कि जो मैं नहीं लिख सकता हूं वो मुझे नहीं पता है। जो नोट्स में है तुम नहीं लिख सकते हो, नहीं जानते। सिंपल सा फॉर्मूला अपनाओ। आशुतोष एक्चुअली जहां से इन लोगों को जेरोक्स करवा के परसों दिया था उस पेज से, उसी पेज से आगे होगा, कल्चर पर भी होगा, डिक्लाइन ऑफ मुगल पर भी होगा, और जो भी टॉपिक है उसको थोड़ा सा जेरोक्स करवा के आज क्लास में बांट दो ताकि कल फिर वो पढ़ के आए वो लोग। वो क्लास में जैसे मैंने आप लोग को जो पिछले क्लास में दिया था, जो घर पर लिखना था, उसी तरह से आप लिख के लाओगे तो हम फ्री, वो क्लास में ही लिखा हुआ है तो उसको हमने तुमको दे देना है जेरोक्स के फॉर्म में, तो हम क्वेश्चन पर काम ज़्यादा कर पाएंगे, फ्री हो जाएंगे। फिर समझ रहे हो ना, तुम लोगों को थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, घर पर फिर एक बार कलम से उसको लिखना पड़ेगा। जैसे आज तुम देखो ना, तुमको याद ही हो जाएगा सारा मुद्दा। समझ रहे हो, जैसे अब कला है तो फिर अब बुकलेट में तुम्हारा है ही, छोटा करके टाइप करके दिया है, फिर तीसरी बार फिर उसी चीज को लिखा। हमारा श्रम, तुम्हारा भी मैक्सिमम बेनिफिट नहीं, अब तुमको मैक्सिमम बेनिफिट हो जाएगा उससे। एक बार तुमको कष्ट करना होगा, घर पर लिख लेना होगा कलम से। तो ग्रामीण कृषि संरचना, जमींदार, खुदकाश, पाहीकाश, मुजारियान, यहां पर दे दो प्रभाव। और प्रभाव में तुम भू राजस्व, भू राजस्व व्यवस्था, कहां लिखोगे? नहीं नहीं, ऊपर जाते, ये देखो नीचे है, इसके ऊपर लिखा हुआ है। नहीं नहीं, नीचे अगर जगह है तो नीचे लिखने से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है ना। भू राजस्व व्यवस्था, अब भू राजस्व व्यवस्था का 2 पहलू, एक एरो, हाँ 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 हाँ। भूमि की पैमाइश, भूमि की पैमाइश तथा भू राजस्व का सर्वेक्षण, भूमि की पैमाइश तथा भू राजस्व का सर्वेक्षण, भूमि की पैमाइश तथा भू राजस्व का हाँ हाँ सर्वेक्षण। एक तो ये पहलू प्रभावित करेगा। दूसरा पहलू है हाँ, नगद में, नगद में राजस्व की वसूली, नगद में राजस्व की वसूली, दूसरा ये प्रभावित करेगा। ये 2 पहलू। हाँ, 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 हाँ। ग्रामीण दस्तकारों, ग्रामीण दस्तकारों के द्वारा
के द्वारा, ग्रामीण दस्तकारों के द्वारा शहरी शिल्प उत्पादन में भागीदारी, शहरी शिल्प उत्पादन में भागीदारी। अब इसको भी क्या हुआ? गुड मॉर्निंग बच्चों। ये कैसे लगे? आज क्वेश्चन शेरशाह की उपलब्धियों पर जो तुमने लिखा वो महत्व से ही निकल रहा था, हो गया था। क्वेश्चन को पकड़ पाए कि शेरशाह की उपलब्धियां लिखनी होगी तो क्या लिखना है, वो महत्व से ही निकल कर आए। ऐसे कैसे हो गया? खुद से कैसे हो गया? चलो इधर आओ। ग्रामीण द्वारा शिल्प उत्पादन में भागीदारी, इधर तीसरा एरो डालो और तीसरा एरो में डालो कि गांव में व्यापारियों का आगमन, गांव में व्यापारियों का आगमन। तो लोग बोलते हो ना कि नॉर्मली हम लोग चार्ट बना सकते हैं, नहीं फ्लो चार्ट एग्जाम हॉल में बना सकते हैं कि नहीं, तो ऐसा फ्लो चार्ट कहाँ स्टूडेंट बना पाता है? ऐसा उसको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो वो लिखेगा व्यापार के कारण, एरो 1 2 3 जो लिटरेचर में लिखा हुआ, तो उसे कई बार परीक्षक हमको लगता है उल्टा इरिटेट कर जाता होगा। हमको लगता है कि थोड़ा सा जो लिखता है, जो बहुत उलझा हुआ लिखता है, तो उसमें कम से कम फ्लो चार्ट में एग्जामिनर को थोड़ी सी सूचना ये मिल जाती होगी कि भाई अच्छा ये पॉइंट लिखा है, उस पर वो मार्क्स दे के निकल जाता होगा, क्योंकि इतनी खराब कॉपियाँ उसको मिलती है कि फ्लो चार्ट से ही पढ़ के वो मार्क्स दे देता होगा। इंप्रेस तो फ्लो चार्ट में नहीं होता होगा, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा फ्लो चार्ट बनाएगा कैसे? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अभी सीधा तुम्हारा कॉन्सेप्ट से जुड़ जाएगा। अगर भूमि की पैमाइश होगी और भूरास का सर्वेक्षण होगा तो जमींदारों की शक्ति में कटौती होगी कि नहीं? तो जमींदारों की शक्ति में कटौती होगी, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? और ग्रामीण दस्तकारों द्वारा शहरी शिल्प में भागीदारी होगी तो इसका परिणाम क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रा का प्रवेश होगा। और अगर व्यापारियों का आगमन होगा, नकदी फसलों की खेती से व्यापारियों का, गांव में व्यापारियों का आगमन। एक और एरो में थोड़ा सा इधर जगह बना लोगे, नकदी फसलों का उत्पादन, जैसे 3 बनाए ना, बीच में ही तीसरा में डाल दो। जैसे क्या, जैसे भूरास व्यवस्था में आपने दिया ना, तो चौथा में डाल दो, तो चौथा से पहले तीसरा में ही डाल दो। व्यापारियों का आगमन पहले नकदी फसलों का उत्पादन होगा तभी व्यापारियों का आगमन होगा ना, तो व्यापारियों के आगमन को चौथा में रखो और बीच में ही एरो बना के छोटा सा लिख दो नकदी फसलों का उत्पादन। नकदी फसलों का उत्पादन। अब इन सबसे तुम अगर एरो खींचोगे, वही मैं लिटरेचर में तुमको दे चुका हूं, समझा चुका हूं, तो इस सबसे तुम एरो खींचोगे तो इसका प्रभाव क्या होगा? तो प्रभाव नीचे जगह है तुम लोगों के पास, तो नीचे है, तो अब यहां से एक एरो डाल के दे दो जमींदारों की शक्ति में कटौती, जैसे देखो इसको 3 टायर बना, 3 स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर हुआ प्रभाव, तो प्रभाव में भूरास व्यवस्था मैंने 4 पॉइंट दिए। दूसरा है संरचना, संरचना जहां मुजारियान को कृषक मजदूर जहां समाप्त हो रहा है वहां फिर नीचे तुम एरो बना लोगे, नीचे एरो बना लोगे ताकि इसका जो इस पर इंपैक्ट पड़ा उसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ा, तो तीनों एक सीध में तुमको आ जाएगा। मेरी बात तुम्हारे दिमाग में आई कि नहीं? हाँ, तो वही नीचे, जैसे नीचे है अब इसका जो इस पर प्रभाव पड़ा तो उसका आउटकम क्या आया, तो सीधे तुमको याद हो जाएगा वो पॉइंट। तो लिखोगे जमींदारों की शक्ति में कटौती, नहीं बीच में स्पेस नहीं, जैसे ऊपर तो तुमने 4 पॉइंट लिखा है ना और नीचे हायरार्की बनाई है, तो जहां हायरार्की तुम्हारा लास्ट करता है वहां पर फिर एक एरो खींचना शुरू करो, तो उसमें 1 2 3 4 बन जाएगा, तो उसे ओवरऑल आउटकम क्या पड़ेगा संरचना पर तुमको सीधा याद हो जाएगा। तो जमींदारों की शक्ति में कटौती, हाँ दूसरा दोगे कि हाँ दूसरा आउटकम में बनाना कि धनी किसान और निर्धन किसानों के बीच बढ़ता हुआ विभाजन, धनी किसान और निर्धन किसानों के बीच बढ़ता हुआ विभाजन, धनी किसान और निर्धन किसानों के बीच बढ़ता हुआ विभाजन, जैसे पहला तुमने पॉइंट दे दिया जमींदारों की शक्ति में कटौती, दूसरा पॉइंट दे दो धनी किसान, मतलब दूसरा पॉइंट का मतलब दूसरा एरो खींच दो, पॉइंट खींच दो, जैसी तुम्हारी मर्जी। धनी किसान और निर्धन किसानों के बीच बढ़ता हुआ विभाजन,
बढ़ता हुआ विभाजन। तीसरा लिखना कि हाँ 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 हाँ, स्वनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हाँ स्वनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विघटन, हाँ स्वनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सुनो विघटन में तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, ऐसे लिखो स्वनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दरार उत्पन्न होना, स्वनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दरार उत्पन्न होना। चौथा एरो में चौथा पॉइंट बना लो, कृषक मजदूरों की संख्या में वृद्धि, कृषक मजदूरों की संख्या में वृद्धि, कृषक मजदूरों की संख्या में वृद्धि। ओके, अभी तुम्हारा हो गया। अब देखो एक इसी स्ट्रक्चर पर इससे जुड़ा हुआ सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर देंगे। ओके, इस स्ट्रक्चर पर हम लोगों का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी इसका जो 4 इंपैक्ट हम जो लास्ट में बताएं, वो चारों इंपैक्ट तुम लोग से कौन कौन एक्सप्लेन कर सकता है, जो प्रभाव कैसे पड़ा, वो 4 इंपैक्ट कौन कौन एक्सप्लेन कर सकता है? बहुत कम लोग एक्सप्लेन कर रहे हो, बाकी लोग नहीं कर पा रहे हो, क्यों? वो तो जहां पर मैंने लिटरेचर लिख के दिया है तो यही चीज दिया है ना। अब इसी को थोड़ा मैंने साइंटिफिक कर दिया है, मतलब तुमको याद रखने के लिए साइंटिफिक कर दिया है, वही इतनी बातें दी है। इसका मतलब तुम लोग पढ़े नहीं हो ठीक से। कितने लोग बताओगे फिर? तुम क्यों नहीं बता पा रहे हो? जैसे अगर राजस्व अधिकारी जाएगा और भूमि को मापेगा, अगर सरकार का अधिकारी और भूमि की पैमाइश करेगा, तो भूमि की पैमाइश से जमींदारों की शक्ति में कटौती होगी या वृद्धि होगी? कौन कौन बताएगा कटौती कैसे होगी? इसका आप तो नहीं लिख पाओगे। अब देखो मैं क्यों ये सभी प्रॉब्लम में तुमको डाल रहा हूं, तुम लोग स्पष्ट बता दो कि हमको यूपीएससी के स्टैंडर्ड का काम करना है या कोर्स कंप्लीट करना है। तुम लोग डिसाइड करके बता दो, मैंने यूपीएससी का क्वेश्चन आंसर लायक बनना है या कोर्स कंप्लीट करना है। क्योंकि बाकी तो कोर्स कंप्लीट करने वाली बात हो जाएगी ना अगर हम नहीं करेंगे, क्योंकि अब इसके बाद तुमको 2015 का क्वेश्चन देंगे तो समझ में आ जाएगा कि जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हम क्या करें, यूपीएससी का डिमांड ही ऐसा है। हिंदी माध्यम में बच्चे क्यों कम रिजल्ट होता है? उस लायक ही नहीं बच्चे। तुमको कष्ट हो रहा है, तुमको लायक बना रहा हूं इसलिए कष्ट हो रहा है। लायक बनोगे तो कष्ट होगा, कष्ट भोगो। हाँ, तो जमींदार की शक्ति में कटौती महानुभाव आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं? तो कौन बता रहा है? तुम भी लगता है कोई एक साइड बिजनेस को शुरू कर दिया है, पहले अच्छा चल रहा था, लगता है 2-3 दिन में। और तुम लोगों में से कोई? अरे जमींदार जब भूमि का, पहले जमींदार पूरा उसका मालिक था ग्रामीण राजस्व का, और सरकार को देता था लीजिए इतना ही हुआ है। और सरकार ने आगे तो कितना हुआ है? इतना ही हुआ है, तो चलिए हम भेजते हैं राजस्व अधिकारी को, मापेगा और देखेगा कितना हुआ है। तब कहेगा कि इतना हुआ है, मापा, सब हमारा है, 10% तुम्हारा कमीशन है, नानकर लो और बैठो और कलेक्शन में राजस्व अधिकारी की मदद करो। राजस्व अधिकारी माप के चला गया, जमींदार महोदय कलेक्शन कर रहे हैं, 10% उनको मिल रहा है राज्य की तरफ से, और बाकी जो है वह राज्य राजस्व अधिकारी को वो जमा कर दे रहे हैं परगना के अधिकारी के पास जाकर, और परगना के अधिकारी उसको सरकार भेज रहा है, सरकार प्रोविंस में भेज रहा है, प्रोविंस केंद्र में भेज रहा है। आज जो मान लो जागीरदारी व्यवस्था के अंतर्गत वो जागीरदार के पास जा रहा है, जो खालिसा में है वो केंद्र में जा रहा है। तो इतनी सी बात दिमाग में घुस नहीं रही, जंग लगा हुआ है। दूसरा हमने बताया, दूसरा पॉइंट क्या है? क्या है? बढ़ता हुआ विभाजन। कौन कौन बताएगा ग्रामीण क्षेत्र में विभाजन क्यों बढ़ेगा? जो हाथ नहीं उठा रहा है, मेरा विश्वास है कि वो इंडियन इकोनॉमी को नहीं समझ पा रहा है। तो उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था ठीक से पढ़ा है, इकोनॉमी वाला पार्ट पढ़ा है? तो इकोनॉमी वाला पार्ट में तुमको क्या मिला है? हरित क्रांति के बाद गांव में विभाजन बढ़ा या कम हुआ? तो हरित क्रांति के बाद गांव में क्यों विभाजन ज्यादा बढ़ा, कौन कौन बताएगा? हरित क्रांति गोल तो मध्यकाल गोल।
और मध्यकाल गोल तो हरित क्रांति गोल। इतना इंटीग्रेटेड रिलेशन है सबका। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दिस? जब ग्रामीण क्षेत्र में नगद का प्रवेश होता है और व्यावसायिक फसलों की खेती होती है, तो जो छोटे मोटे सीमांत किसान हैं वो खेती को नहीं झेल पाते हैं, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बढ़ जाता है। उस समय केमिकल फर्टिलाइजर्स तो नहीं था, लेकिन इंटेंसिव एग्रीकल्चर इस सेंस में गहरी जुताई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर लगेंगे। तो जो सीमांत किसान है वो अपनी मजदूरी से पूरा नहीं कर सकते और हायर लेबर को नहीं रख सकते। और दूसरी बात यह है कि जिस हद तक भूमि को आबाद करने के लिए कुछ निवेश की जरूरत है, बीज की जरूरत है, गोबर की जरूरत है, जो आप कह सकते हो मैन्योर, और उसके अलावा कृषक मजदूर की जरूरत है, तो निर्धन किसान उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो जो छोटे छोटे जोतेदार होते हैं उनकी भूमि बिक जाती है और वो धनी किसान उसको खरीद के अपने प्लॉट को बढ़ा लेते हैं, और जो सीमांत किसान है वो मजदूरों की श्रेणी में ढलते चले जाते हैं। इसीलिए जब भी गांव में मुद्रा का प्रवेश होता है तो विभाजन बढ़ता है। तीसरा पॉइंट क्या है? क्या? अच्छा, स्वनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? कौन कौन बताएगा? अब जहां तुमने लिखा है नीचे जहां तुमने पॉइंट बना है वहां पर ब्रैकेट डाल दो, मैंने ब्रैकेट डाल दो, और ब्रैकेट में मैं जो लिखवा रहा हूं उसको लिखो। लिखिए, स्वनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है, स्वनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है, स्वनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रा का अत्यधिक सीमित प्रचलन, ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रा का अत्यधिक सीमित प्रचलन, तथा किसानों एवं ग्रामीण शिल्पियों की परस्पर निर्भरता, ग्रामीण शिल्पियों की परस्पर निर्भरता, यह एक प्रकार की वस्तु विनिमय प्रणाली, यह एक प्रकार की वस्तु विनिमय प्रणाली, यह एक प्रकार की वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित होती, एक प्रकार की वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित होती तथा इसे मानवशास्त्री यजमानी पद्धति, इसे मानवशास्त्री यजमानी पद्धति, इसे मानवशास्त्री यजमानी पद्धति की संज्ञा देते, इसे मानवशास्त्री यजमानी पद्धति की संज्ञा देते, संज्ञा देते, हाँ हाँ संज्ञा देते, देखिए हाँ हाँ देखिए, इस पद्धति के तहत ग्रामीण शिल्पी, इस पद्धति के तहत ग्रामीण शिल्पी किसानों की जरूरत को पूरा करने के लिए उत्पादन करते, किसानों की जरूरत को पूरा करने के लिए उत्पादन करते, किसानों की जरूरत को पूरा करने के लिए उत्पादन करते, तथा किसान उन्हें आवश्यकता के अनुकूल अनाज देते, आवश्यकता के अनुकूल अनाज देते। पर आप चेंज करिए, हाँ, इस संदर्भ में परिकल्पना यह है, हाँ, इस संदर्भ में अवधारणा यह है
अवधारणा यह है कि जब गुप्त काल के पश्चात संभवतः व्यापार को धक्का लगा, गुप्त काल के पश्चात जब व्यापार को धक्का लगा, गुप्त काल के पश्चात जब व्यापार को धक्का लगा तो फिर व्यापार को धक्का लगा तो फिर शिल्पी तो फिर शिल्पी अथवा कारीगर, कुछ शिल्पी कर दो, कुछ शिल्पी अथवा कारीगर, कुछ शिल्पी अथवा कारीगर अपनी जीविका के लिए, कुछ शिल्पी अथवा कारीगर अपनी जीविका के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में चले गए, अपनी जीविका के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में चले गए और किसानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन करने लगे, किसानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन करने लगे, किसानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन करने लगे और बदले में किसानों से उन्हें भरण पोषण के लिए अनाज मिलने लगा। भरण पोषण के लिए किसानों से उन्हें अनाज मिलने लगा, अनाज मिलने लगा। पैराग्राफ चेंज करो, फिर लिखो कि वस्तुतः इस प्रकार की पद्धति तभी तक इस प्रकार की पद्धति तभी तक कायम रहती है जब तक मुद्रा का प्रचलन नहीं के बराबर होता है, नहीं के बराबर होता है। परंतु जब ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रा का प्रवेश होने लगता है, जब ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रा का प्रवेश होने लगता है, ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रा का प्रवेश होने लगता है तो फिर मुद्रा का प्रवेश होने लगता है तो फिर यह पद्धति, मुद्रा का प्रवेश होने लगता है तब यह पद्धति चरमराने लगती है, चरमाने लगती है। वैसे तो यह पद्धति 19वीं सदी में, वैसे तो यह पद्धति 19वीं सदी में 19वीं सदी में ब्रिटिश औद्योगिक नीति और व्यापार नीति के कारण, ब्रिटिश औद्योगिक नीति और व्यापार नीति के कारण टूटी, व्यापार नीति के कारण टूटी। परंतु उसमें दरार मुगल काल में ही उत्पन्न हो गई थी, उसमें दरार मुगल काल में ही उत्पन्न हो गई थी, उसमें दरार मुगल काल में ही उत्पन्न हो गई थी। अब एक चीज बताओ, अब स्वनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था तुम सभी लोग समझ गए? अभी मैंने पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया था। जैसे एक परिकल्पना यह है कि गुप्त काल के पश्चात जब व्यापार को धक्का लगा तो बहुत सारे शिल्पी बेरोजगार हो गए, तो भरण पोषण के लिए तो उनको जीविका चाहिए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में चले गए और ग्रामीण क्षेत्र में जाकर किसानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन करने लगे और बदले में किसान उन्हें अनाज देने लगे। तो दोनों के बीच जो परस्पर निर्भरता हुई, उस निर्भरता को यजमानी पद्धति के नाम से जाना जाता है। मानव शास्त्री उसे यजमानी पद्धति के नाम से जानते हैं
और उस पद्धति की खासियत होती है, एक तरह की सामंती पद्धति होती है। वो सामंती अर्थव्यवस्था का लक्षण होता है जिसमें मुद्रा का कम से कम प्रयोग होता है, नहीं के बराबर आप मानकर चलो। और मुख्य रूप से जो शिल्पी और कारीगर हैं, वह शिल्पी और कारीगर जो शिल्पी और कारीगर हैं, वो शिल्पी और कारीगर बेसिकली किसानों की जरूरत को पूरा करने के लिए उत्पादन करते हैं और किसानों को अनाज देते हैं, तो उसमें मुद्रा का लेन देन का होता है। लेकिन हाँ, एक बात दिमाग में रखना है कि पूरी तरह स्वनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह कभी नहीं थी, क्योंकि गांव को कुछ चीजों की ऐसी जरूरत होती थी जो गांव में उपलब्ध नहीं थी। जैसे नमक गांव में उपलब्ध नहीं थी, या तेल समझते हो, मतलब अब केरोसिन ऑयल नहीं, केरोसिन ऑयल तो बहुत बाद का डेवलपमेंट है, वो एडिबल ऑयल, इसको तेल को तो फिर जलाने के लोग जो घर में रात में दिए जला के खाते पीते थे, तो उसके लिए भी तो सरसों तेल का ही यूज करते थे। उसमें कहाँ से केरोसिन ऑयल आएगा, बिजली तो थी नहीं, जानते ही होगे। तो आखिर कुछ न कुछ तो उनको चाहिए जलाने के लिए, तो तेल का ही उपयोग करते, तेल और नमक। इसके अलावा कुछ धातु की सामग्रियां, तो इसलिए थोड़ा एक लाइन में फिर ब्रैकेट में ही ब्रैकेट दे डालो, ब्रैकेट में ही ब्रैकेट दे डालो उसी में। चाहे तुम ब्रैकेट डाले हो, लंबा हो गया तो उसको ब्लॉक बना दो, और ब्लॉक के अंदर फिर एक ब्रैकेट डाल दो। ये लाइन छूट गया है, इस लाइन को मैं ब्रैकेट में डलवा देता हूं। लिखिए, हाँ, हालांकि यह भी अस्मरणीय है, हालांकि यह भी अस्मरणीय है, हालांकि यह भी अस्मरणीय है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था वास्तविकता में स्वनिर्भर कभी नहीं थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था वास्तविकता में स्वनिर्भर कभी नहीं थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था वास्तविकता में स्वनिर्भर कभी नहीं थी, कभी नहीं थी। हाँ, क्योंकि कुछ सामग्रियां ऐसी थी, कुछ सामग्रियां ऐसी थी जिनके लिए अधिकतर गांव को, कुछ सामग्रियां ऐसी थी जिनके लिए अधिकतर गांव को, हाँ, कुछ सामग्रियां ऐसी जिनके लिए, हाँ, जिनके लिए अधिकतर गांव को, हाँ, बाह्य आपूर्ति पर निर्भर ही रहना होता, बाह्य आपूर्ति पर निर्भर ही रहना होता, बाह्य आपूर्ति पर निर्भर ही रहना होता। ये थी नमक, तेल, शक्कर। शक्कर भी सारे गांव में नहीं होते थे, समझे। अभी ना शक्कर के लोग कैसे जीते, उसमें तो सेंसेशन वही था ना। आज की तरह कैफे कॉफी डे थोड़ा था, अरे लोग थोड़ा शक्कर खाते थे, मजा आ गया। क्या अब शक्कर गुड़ का ही बोल रहे हैं ना, क्या चीनी उस समय कहां बनता था, उसमें जो मध्यकाल में तो गुड़ ही चलता था ना। शक्कर का चक्की बड़े बड़े देखा है कभी, गुड़ का वही चलता था। चीनी उस समय कहां उतना परिष्कृत बन पाता होगा। हाँ लिखे, तो क्या लिखा आपने, हम आगे बढ़िए, आप लोग उसका टेस्ट लेने लगते हैं फिर, है ना। हाँ। शक्कर तथा धातु की कुछ सामग्रियां, अब ब्रैकेट बंद करो, धातु की कुछ सामग्रियां। अब देखो, जो तुम लोगों को मैंने पीछे मैटर दिया था, याद होगा, उसमें एग्रीकल्चर जहां कृषि संबंध समाप्त हुआ था, वहां पर 3 क्वेश्चन मैंने डाले थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखो तो, ये 2015 यूपीएससी का है। उसमें कहां देख रहे हो, तुमको एक मैंने मैटर दिया था परसों, मैंने कहा ना कि 2-3 दिन में तुमको नए धंधे में फंस गए हो, इसलिए तुम्हारा ध्यान। लिख लिया है तो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ, लिखो तो बताओ क्वेश्चन क्या है। ये तो बहुत तुमने एडवांस काम कर दिया फिर तो, ये तो दैट्स गुड, रेज वर्दी। इस तरह कोई आलस्य नहीं करो, काम करते रहो। क्या है क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बोलो। जहां तुम्हारा कृषि संबंध समाप्त हुआ है वहां तीसरा बोलो, कृषि संबंध जहां समाप्त हुआ है, या जमींदार वगैरह की हायरार्की देखो ना, दिख जाएगा तुम्हें। क्या है, तुमने लिखा नहीं है क्या, तुमने कॉपी पर अभी तक उतारा नहीं है। तुमको क्या लगता है ऐसे ही हरा भरा जिंदगी गुजर जाएगी क्या।
तो जो लोग नहीं अपनी कॉपी पर लिखे हो उसकी हम गारंटी नहीं देते, फिर उसको कमांड नहीं होगा सब्जेक्ट पर। हाँ, क्या लिखा? क्वेश्चन का आंसर करवा दिया था क्या? कौन सा क्वेश्चन था? मुगल भारत में कृषि का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। किसानों द्वारा बड़ी संख्या में कौन क्वेश्चन? क्या यह कहना समीचीन नहीं होगा हाँ कि मुगलकालीन भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर था? हाँ, तो अब इस प्रश्न, अब तुम वो प्रश्न लिखा है तुम लोगों ने? हाँ, उसका उत्तर मैंने लिखवा दिया था। उसका उत्तर नहीं था वो उत्तर नहीं था, वो अपना स्वतंत्र था। और वही बात एग्जैक्टली लिख दोगे तो उसका उत्तर नहीं होगा, और उस क्वेश्चन के अनुसार उसमें से निकाल के काटना छाटना पड़ेगा। उस क्वेश्चन के अनुसार उसमें काटना छाटना पड़ेगा। तो क्वेश्चन का क्या डिमांड है? पढ़ो तो क्वेश्चन। होगा कि नहीं, हाँ या ना? तुमको लिखना पड़ेगा वहां पर कि स्वनिर्भर तो बहुत हद तक थी, स्वनिर्भर तो थी, इस काल में चलकर उसमें विघटन आने लगी थी, और विघटन आने के अमुक अमुक कारण थे। ऊपर मैंने 4 कारण आपको दे दिए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो विघटन आने लगा था। आत्मनिर्भर तो थी पहले, और आत्मनिर्भरता का स्वरूप यह था, हालांकि वहां पर एक लाइन में देखोगे, लेकिन आत्मनिर्भरता से तात्पर्य पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि किसी काल में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं रही है। 3-4 आइटम ऐसे रहे जिसके लिए प्रत्येक गांव को बाह्य आपूर्ति पर निर्भर रहना पड़ा है, और फिर मुगल काल में अमुक अमुक फैक्टर ने उसमें दरार उत्पन्न कर दी। उसमें लास्ट लाइन होना चाहिए कि ब्रिटिश, इसलिए ऐसा मानना उचित नहीं है कि ब्रिटिश के एक्चुअली, हाँ वैसे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का, स्वनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विघटन 19वीं सेंचुरी में और ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के परिणाम स्वरूप देखा जा सकता, परंतु दरार मुगल काल से ही उत्पन्न हो चुकी थी। तो ये उत्तर का डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए। अभी 2015 में पूछा हो तो कहाँ यूपीएससी का बच्चा लिखा होगा? नहीं लिखा होगा। वो कहने के लिए जो कहीं इतिहास का सीजन बच्चा, अगर जो बहुत, जिसको हिस्टोग्राफी का नॉलेज होगा और समझ होगी, वही लिखा होगा। 96-97% बच्चा ये सब क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता। नहीं विश्वास है तुम अपने किसी सीनियर से डिस्कस कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाए। नहीं कर सकता। तो यही है ना कि जैसे अब तुम्हारा क्लास समाप्त हो जाएगा, तो क्लास समाप्त हो जाएगा तो क्या तुम फिर तुम तो भटकते हुए ही रह जाओगे। तुम्हें यहां पर जितना यूपीएससी का क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन मैं करवा देना चाहता, ताकि तुम्हारा सोचने का लेवल उस पर हो जाए। उसके बाद जो जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा। उसमें जो मेहनत करोगे वो क्वालिफाई कर जाओगे, तो मेहनत नहीं करोगे 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे, मैं कुछ कर नहीं पाऊँ, मेरा रोल यहीं समाप्त हो जाता है। इसके बाद तुम्हारी अपनी मेहनत काम आती है। ओके, अब बच्चे एग्रीकल्चर को छोड़ो, उसके बाद तुम शिल्प उत्पादन पर तो ऑलरेडी काम किए हो या नहीं? तो उद्योग नहीं काम करेगा, बोर्ड बड़ी मुश्किल है। आज बोर्ड की जरूरत थी मुझे, तो आज काम ही नहीं चल पा रहा है। अच्छा सुनो, ऐसा करो, ऊपर हेडिंग दे दो तो शिल्प एवं उद्योग, और मैं जैसे जैसे कहूंगा तुम डायग्राम खींच देना, समझे? ओरली इंस्ट्रक्शन दे देता हूं, थोड़ा सा तुम लोग मेहनत करो। शिल्प एवं उद्योग सेंटर में डालो, डाला? हाँ, शिल्प उद्योग का टाइटल जो है उस सेंटर में डाल दो। अब उसके बाद पहले ऐसा करते हैं कि इसमें एस्पेक्ट क्या है, उस एस्पेक्ट को देखते हैं कि कौन कौन एस्पेक्ट की जानकारी तुम्हें चाहिए। तो एरो बनाओ, और जहां शिल्प उद्योग सेंटर में डाला है वहीं से लेफ्ट लेके पहला एरो यहां पर डालो। हाँ, कितना भी हम भी नहीं जानते हैं, पहले तुम पहला डालो, दूसरा सोचते हैं। ऐसा थोड़ा होता है घर से तैयार करके आते कि हाँ ये चीज बताना है, तो जब सामने में पड़ता है टॉपिक तो उसी समय निकलता है कि इसमें कौन कौन पहलू। एरो डालो, पहला एक एरो वहां से लेफ्ट लो ना, लेफ्ट एक एरो लेके डाल दो, और डालकर लिखो वहां पर हेडिंग में देना, हाँ, कि शिल्प एवं उद्योगों की विविधता के कारण, शिल्प एवं उद्योगों की विविधता के कारण, विविधता के कारण, विविधता के कारण
विविधता के कारण दूसरा एरो डालो, अब बीच में दूसरा एरो डालो और लिखो सल्तनत काल से मुगल काल तक, सल्तनत काल से मुगल काल तक शिल्प एवं उद्योगों के विकास, शिल्प एवं उद्योगों का विकास, शिल्प एवं उद्योगों का विकास, शिल्प एवं उद्योगों का विकास, उद्योगों का विकास। एक तीसरा एरो डालो और तीसरा एरो में लिखो कि मुगल काल में शिल्प एवं उद्योगों का संगठन, शिल्प एवं उद्योगों के संगठन का स्वरूप, शिल्प एवं उद्योगों के संगठन का स्वरूप, संगठन का स्वरूप। फिर नेक्स्ट वन, लास्ट एरो यही बनाओ सिर्फ उद्योग, एरो में बनाओ कि क्या सिर्फ कि क्या शिल्प एवं उद्योगों का संगठन, पांचवा बनाओ, चौथा, क्या शिल्प, ही चौथा लास्ट है, क्या शिल्प एवं उद्योगों का संगठन, संगठन पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली, पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली की ओर संकेत करता है, पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली की ओर संकेत करता है, पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली की ओर संकेत करता है। तो थोड़ा सा चिन्ह डाल के छोड़ दो। अब देखो, जैसे पहला तुम्हारा है कि शिल्पों की और उद्योगों की विविधता के कारण क्या थे। ओके, तो पहले नीचे ब्रेक देकर लिखो, लिखिए शिल्प एवं उद्योगों की विविधता के कारण, चाहे ऐसा कर सकते हो, ऊपर में तुमने जो 4 बनाया तो क्यों फिर टाइटल को रिपीट करोगे, तो ऊपर में चारों को 1 2 3 4 पॉइंट कर दो और नीचे तुम लोगों को पॉइंट 1 2 करवा दूंगा और उसमें ABCD में करवा दूंगा, तो तुमको वही रिपीट नहीं करना पड़ेगा टाइटल। तो आप पॉइंट 1 लिखो, कल तुम लोग रिवाइज करने के टाइम में समझ जाओगे ना। विविधता के कारण में पॉइंट नंबर A लिखो, पॉइंट A लिखो कि पॉइंट A में लिखिए कि नकदी फसलों के प्रचलन, नकदी फसलों के प्रचलन एवं व्यापक कृषि, एवं कृषि अधिशेष के कारण, कृषि अधिशेष के कारण, कृषि अधिशेष के कारण एक समृद्ध व्यापारी वर्ग का उद्भव, एक समृद्ध व्यापारी वर्ग का उद्भव, एक समृद्ध व्यापारी, सॉरी गलत हो गया, एक समृद्ध कुलीन वर्ग कर दो, व्यापारी कर दो, एक समृद्ध कुलीन वर्ग का उद्भव, समृद्ध कुलीन वर्ग का उद्भव तथा उसके द्वारा विलासिता संबंधी सामग्रियों की मांग बढ़ाना, उसके द्वारा विलासिता संबंधी सामग्रियों की मांग बढ़ाना, मांग बढ़ाना। उदाहरण के लिए मुगल काल में विभिन्न नगरों के बीच, मुगल काल में विभिन्न नगरों के बीच, विभिन्न नगरों के बीच, नगरों के बीच, मुगल काल में विभिन्न नगरों के बीच व्यापारिक संबंध, व्यापारिक संबंध, संबंध यथा बंगाल से मलमल और सूती वस्त्र, बंगाल से मलमल एवं सूती वस्त्र, गुजरात, दिल्ली एवं अन्य क्षेत्रों में भेजा जाना, एवं अन्य क्षेत्रों में भेजा जाना, भेजा जाना। उसी प्रकार लाहौर, आगरा आदि क्षेत्रों से
लाहौर आगरा आदि क्षेत्रों से कालीनों की आपूर्ति, लाहौर आगरा आदि क्षेत्रों से कालीनों की आपूर्ति, कालीनों की आपूर्ति, आपूर्ति। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा। हाँ हाँ, पॉइंट नंबर बी, बी बी, हाँ बी, सॉरी। हाँ लिखिएगा कि हाँ 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 लिखिए, हाँ 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 लिखिएगा कि हाँ, नगदी फसलों को प्रोत्साहन मिलने के कारण, नगदी फसलों को प्रोत्साहन मिलने के कारण, ग्रामीण क्षेत्र, प्रोत्साहन मिलने के कारण ग्रामीण